बिहार पूरे देश के लिए राजनीतिक प्रयोगशाला रहा है। बिहार से निकले महापुरुषों ने पूरे देश की राजनीति को दिशा भी दिखाई है। लेकिन इसके साथ ही आ जाती है जाति की राजनीति, जिसके लिए बदनाम तो बिहार रहता है, लेकिन समूचे देश में आप उसकी परछाई देख सकते हैं। और इसीलिए आज जब ओबीसी वोटों के महत्व पर श्वेत पत्र पेश करना है, तो हम बिहार की राजनीति और यहां पर हो रही राजनीतिक गतिविधियों से जोड़कर शुरुआत करते हैं और आपको दिखाते हैं कि ओबीसी फैक्टर 2024 के चुनावों में कितना बड़ा और महत्वपूर्ण रहने वाला है। ओबीसी 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 राजनीति में संख्या बल मायने रखता है और अगर कोई जाति वर्ग देश की कुल जनसंख्या के आधे से अधिक हो तो उसका सियासी दलों के लिए आवश्यक हो जाना सामान्य है। चुनावों के 100 दिन भी नहीं बचे, संसद और सड़क दोनों के केंद्र में ओबीसी हैं। इस देश को पता लग जाना चाहिए कि इस देश में ओबीसी कितने हैं, दलित कितने हैं, आदिवासी कितने हैं, जनरल कितने हैं। उस काम को करने के लिए जाति जनगणना की जरूरत है। जाति जनगणना एक क्रांतिकारी कदम है। कांग्रेस के हमारे साथियों को आजकल इस पर बहुत चिंता जताते हैं कि सरकार में ओबीसी कितने लोग हैं, कितने पद पर कहां, उसके हिसाब किताब करते रहते हैं। लेकिन मैं हैरान हूं, उनको इतना सबसे बड़ा ओबीसी नजर नहीं आता है। वोट बैंक की राजनीति है, लेकिन इतिहास का हवाला है। देश की सामाजिक व्यवस्थाओं का बहाना है। अपनी अपनी चिंताओं के घेरे में ओबीसी वोटर्स हैं। कांग्रेस पार्टी ने, यूपीए सरकार ने ओबीसी समुदाय के साथ भी कोई न्याय नहीं किया, अन्याय किया। इन लोगों ने ओबीसी नेताओं का अपमान करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है। प्राइम मिनिस्टर सचमुच में ओबीसी वर्ग के लिए काम नहीं करते हैं। प्राइम मिनिस्टर का काम ओबीसी वर्ग को डिस्ट्रैक्ट करने का, ओबीसी वर्ग के ध्यान को इधर उधर करने का है। चुनावों में जातियों की राजनीति कोई नई बात नहीं, लेकिन ओबीसी वोटर्स पर राजनीतिक दलों के बीच इतनी रस्साकशी क्यों है? सियासत पक्ष की हो या विपक्ष की, दोनों के बीच ओबीसी वोटर्स पर जिरह चल रही है। अब ये तय करेंगे कि कौन ओबीसी है, कौन ओबीसी नहीं है, कौन जो है वो जनता का जनप्रिय नेता है, कौन जनप्रिय नेता नहीं है। असल में ये ढोल भी जो है वो ढंग से नहीं बजा पाते। जन्म से नहीं है, बहुत से लोग पिछड़े सर्टिफिकेट से हैं। नेहरू सरकार ने निर्णय लिया था कि ओबीसी की भारतीय सूची की कोई आवश्यकता नहीं है। ये किसी और ने नहीं किया था, ये देश की तत्कालीन कांग्रेस की सरकार और नेहरू जी का निर्णय है, ये किसी और का निर्णय नहीं है। आज आपको ओबीसी याद आ रहे हैं, आज आप ओबीसी की बात कर रहे हैं। ओबीसी को लेकर जिस तरह राजनीति के राष्ट्रीय पटल पर घमासान मचा है, उससे स्पष्ट है कि ओबीसी हित आम चुनावों में निश्चित ही मुद्दा रहेगा। राजनीतिक दलों के मैनिफेस्टो में भी ओबीसी वर्ग से जुड़ी चौंकाने वाली घोषणाएं जगह पाएंगी। इसके साथ ही कुछ सवाल भी हैं जो आम चुनावों से पहले आवश्यक हो चले। ओबीसी वर्ग के वोट पर क्यों है सबकी नजर? ओबीसी वर्ग किस पार्टी के साथ कितना जुड़ा है? ओबीसी मुद्दा चुनावों पर कितना असर डालता है? चुनावों में ओबीसी सहित अन्य जातियों की राजनीति से किसे फायदा हो सकता है? आपके प्रधानमंत्री
देश की प्रमुख विपक्षी पार्टी कांग्रेस हो, क्षेत्रीय दल हो, सबके अपने अपने जातिगत निशाने हैं और परिभाषाएं हैं। सबसे अधिक लोकसभा सीटें देने वाले राज्य यूपी में अखिलेश पीडीए के नाम पर सियासत की साइकिल आगे खींचने की कोशिश में है, तो कांग्रेस सरकार बनाने की स्थिति में आरक्षण की लिमिट ही खत्म करने के वादे कर रही है। महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण की मांग जोर पकड़ रही है, तो बिहार में आरजेडी जातिगत राजनीति के तेल से लालटेन जलाने के जुगाड़ में लगी है। राहुल गांधी जी वो हैं जिन्होंने ओबीसी का अपमान किया और आज तक माफी नहीं मांगी। ये जो आज ओबीसी करते राहुल गांधी जी फिर रहे हैं, ये ओबीसी का अपमान करने वाले हैं। 2018-19 में इनके भाषण सुनिए, 3 साल इनके ऊपर मुकदमा चला, कोर्ट ने इनके खिलाफ निर्णय किया, लोअर कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट तक इनके खिलाफ निर्णय रहे, लेकिन अभी तक भी इनका अहंकार है कि उन्होंने ओबीसी समुदाय से माफी नहीं मांगी है। ओबीसी जाति का अपमान वो करते हैं, हजारों सालों से किए, सैकड़ों सालों से किए, आजादी से पहले भी करते आए, आजादी के बाद भी करते। ये बीजेपी, आरएसएस, नड्डा, मोदी जी, ये सभी लोग एक आरएसएस की फिलॉसफी को लेके बैकवर्ड को कुचल दिए, यही लोगों ने। विपक्षी इंडिया गठबंधन फिलहाल तितर बितर है, लेकिन एक साथ एक मंच पर जिस तरह जातिगत जनगणना और जाति आरक्षण के नारे गढ़े गए, उससे ये सवाल उठा था कि क्या जातियों का मुद्दा नरेंद्र मोदी के चुनावी रथ को रोकने में कामयाब हो सकेगा। ये ओबीसी का शगुफा किसने छोड़ा? भाजपा ने छोड़ा। मोदी ओबीसी है, हम कहते हैं नलित मोदी, नीरव मोदी, देश के चोर, पैसा लेकर चौकीदार ने भगाया, उनको आप ओबीसी बताकर ओबीसी समाज का अपमान आप कर रहे हैं। वो ओबीसी नहीं है, वो चोर है। ओबीसी के प्रधानमंत्री मोदी जी आज देश में ओबीसी को और सभी को समाज के लोगों को एक आवाज दे रहे हैं, एक ताकत दे रहे हैं, उनको एक आइडेंटिटी दे रहे हैं, और वह ताकत भारतीय जनता पार्टी के साथ और राष्ट्रवादी ताकतों को मजबूती दे रही है। इसलिए इनकी जो गद्दी हिली है, जो इनका वोट बैंक जिसको बना करके ये इतने सालों तक गुमराह करते रहे, वह आज इनके हाथ से खिसक गया है। सत्ता के बिना इनको रहना बड़ा मुश्किल होता है, इसलिए ये आजकल ओबीसी का गाना गा रहे हैं। मौजूदा लोकसभा का अंतिम सत्र ओबीसी आरक्षण, हित अहित की चिंता और नए वादों की झलक के साथ समाप्त हो गया। अब नई लोकसभा के चुनाव होने हैं, जो जीतेगा वो फिर लोकसभा में लौटेगा, लेकिन ओबीसी राजनीति चुनावों में अंतिम मतदान तक गर्म रहेगी और नई सरकार के गठन के बाद भी ये मुद्दा मुमकिन है गति पकड़ता रहे। दो 2014 के लोकसभा चुनावों में भारतीय जनता पार्टी को 34% ओबीसी वोट मिले। तुलना में अगर देखिए तो कांग्रेस को केवल 15% ओबीसी वोट मिले थे। 2019 के चुनाव हुए तो उसमें ओबीसी वोटर और बढ़ चढ़कर भारतीय जनता पार्टी के लिए सामने आया और 2019 के लोकसभा चुनावों में बीजेपी को मिले 44% ओबीसी वोट। इसी पकड़ को ढीला करने के लिए बिहार में जातीय जनगणना की शुरुआत हुई, लेकिन देखिए नीतीश कुमार भी अब एनडीए में वापस आ चुके हैं। पर क्या यह समझा जाए कि ओबीसी वोटरों को लेकर जो फुल एंड फाइनल है वो हो चुका है, या फिर इंडिया के जो दल हैं, जो विपक्षी पार्टियां हैं, उनका दांव अभी बाकी है? सरकार में ओबीसी कितने लोग हैं, कितने पद पर कहाँ, उसके हिसाब किताब करते रहते हैं। उनको इतना सबसे बड़ा ओबीसी नजर नहीं आता है। नरेंद्र मोदी जी ने ओबीसी शब्द का प्रयोग किया, प्रधानमंत्री बने, 24 घंटा देश से कहें मैं ओबीसी हूं। नरेंद्र मोदी ओबीसी पैदा नहीं हुए थे। ओबीसी का सच्चा रहनुमा कौन? ये साबित करने के लिए सभी पार्टियां अपने अपने ब्रांड का सोशल इंजीनियरिंग कर रही हैं।
क्योंकि अब तक अलग अलग जातियों में बंटकर वोट करता ये वर्ग अचानक पार्टियों को एक मुकम्मल वोट बैंक के तौर पर नजर आ रहा है। पिछड़ा वर्ग का भी भरपूर शोषण करने का काम केसीआर की पार्टी ने किया है, बीआरएस ने किया है और भारतीय जनता पार्टी ने तीनों पार्टियों में सबसे ज्यादा 39 बैकवर्ड क्लास को टिकट देने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। 1999 से 2009 तक कांग्रेस और क्षेत्रीय दल बीजेपी से ज्यादा ओबीसी वोट हासिल करते रहे, लेकिन 2014 से 19 के बीच ओबीसी वोट शिफ्ट होकर सबसे अधिक बीजेपी को मिलने लगा। नेहरू जी कहते थे अगर एससी, एसटी, ओबीसी को नौकरियों में आरक्षण मिला तो सरकारी काम का स्तर गिर जाएगा। और आज जो आंकड़े गिनाते हैं ना कि इतने यहां है, इतने यहां है, उसका मूल यहां है, क्योंकि उस समय उन्होंने रोक दिया था रिक्रूटमेंट ही मत करो। अगर उस समय सरकार में भर्ती हुई होती और वो प्रमोशन करते करते आगे बढ़ते तो आज यहां पर पहुंचते। पिछड़ों के वोट में कोई गिरावट न आए कहा जाता है, इसीलिए बिहार में नीतीश कुमार के लिए बंद दरवाजे खोल दिए गए। नीतीश भी पिछड़ों के वोट पर अब कांग्रेस के क्रेडिट लेने पर बीजेपी के पाले से जवाब देते हैं। मैंने नीतीश जी से साफ कह दिया कि देखिए, आपको जाति जनगणना बिहार में करनी पड़ेगी, हम आपको छूट नहीं देंगे। और आरजेडी ने, हमने ये काम नीतीश जी पर दबाव डाल के किया। अब क्या हुआ? अब दूसरे साइड से प्रेशर आया। बीजेपी नहीं चाहती कि इस देश का एक्सरे हो। नीतीश जी बीच में फंस गए और बीजेपी ने उन्हें रास्ता, निकलने का रास्ता दिया। पढ़ करके कोई फालतू चीज है? आपका सेंसस कब हुआ आप जानते नहीं, आप भूल गए क्या होना चाहिए, या आप अच्छी तरह नहीं जानते हैं। कितने लोग किस काम को करेंगे वो सब मेरा किया हुआ है ना जी, ये लेता रहता है। आज जितना काम किया, जितनी बहाली किए हैं, आई सब हमारा 7 निश्चय 2 महीने किया हुआ है और उसी के चलते कर रहे थे। कोई अपना क्लेम करता है, छोड़िए ना ये सब। 2024 के चुनाव से ठीक कुछ महीने पहले पिछड़ों के बड़े नेता कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने की घोषणा भी कर दी गई। जननायक कर्पूरी ठाकुर बिहार की राजनीति में एक ऐसा नाम है जिनके सहारे कईयों ने सत्ता तक का अपना सफर पूरा किया। कर्पूरी ठाकुर अति पिछड़े समाज से ओबीसी समाज के उस महापुरुष के साथ क्या व्यवहार हुआ था, किस प्रकार से उनके साथ जुल्म गए। 1970 में बिहार के मुख्यमंत्री बने तो उनको पद से हटाने के लिए कैसे कैसे खेल खेले गए थे। उनकी सरकार अस्थिर करने के लिए क्या कुछ नहीं किया गया था। आदरणीय अध्यक्ष जी, कांग्रेस को अति पिछड़ा व्यक्ति बर्दाश्त नहीं हुआ था। 1987 में जब कांग्रेस के पास पूरे देश में उनका झंडा फहरता था, सत्ता ही सत्ता थी, तब उन्होंने कर्पूरी ठाकुर को प्रतिपक्ष के नेता के रूप में स्वीकार करने से मना कर दिया। बीजेपी को अब तक न केवल लोकसभा में पिछड़े वर्ग के वोट मिलते रहे हैं, बल्कि हाल ही में हुए विधानसभा चुनावों में अगर देखें तो राजस्थान में 45%, जबकि कांग्रेस को 33%, एमपी में बीजेपी को 55%, जबकि कांग्रेस को 35%, छत्तीसगढ़ में 49%, जबकि कांग्रेस को 39% वोट मिले। तेलंगाना में तस्वीर अलग रही और बीजेपी के 14% के मुकाबले कांग्रेस को 44% ओबीसी वोट मिले। हालांकि तेलंगाना में आंकड़े बहुत स्पष्ट नहीं हैं, क्योंकि सीएसडीएस के द्वारा जारी ये आंकड़े केवल 4 ओबीसी जातियों का औसत वोट है।
ये भी है कि यहाँ पर धर्म बदला जा सकता है, लेकिन जातियों की तस्वीर जरा अलग हो जाती है। जातियों के जाल में बिना फंसे जो पार्टी आगे की ओर बढ़ती चली गई, वो सत्ता के सिंहासन तक पहुंच जाती है। जातिगत आंदोलनों का जो पूरा खाका है वो बदलता रहता है, लेकिन आरक्षण एक प्रमुख राजनीतिक हथियार हमेशा से रहा है। इस देश में कितने ओबीसी हैं, कितने दलित हैं, कितने आदिवासी हैं, और उस सवाल का जवाब सिर्फ कास्ट सेंसस से मिल सकता है। भैया ये जो आपका प्रधानमंत्री है, इसने पूरे देश को झूठ बोला कि ये पिछड़े वर्ग का है। ये तो पिछड़े वर्ग का पैदा नहीं हुआ था। कभी ये बांटेंगे कि साहब ये ओबीसी है, ये नॉन ओबीसी है। अरे तुम्हारे सर्टिफिकेट से नरेंद्र मोदी जी जो है वो देश के नेता बने हैं क्या? जन्म से नहीं है, बहुत से लोग पिछड़े, सर्टिफिकेट से। राजनीतिक दलों के खेमों में जातीय गणना की मांग और दबे स्वरों में जातिगत राजनीति का विरोध है। लेकिन जब देश की जनता के सामने ये सवाल आया कि क्या जातीय जनगणना होनी चाहिए, तो 59% जनता ने जवाब दिया हाँ, होनी चाहिए। जनता के इतने बड़े हिस्से की ये हाँ ही विपक्ष का हौसला है और मोदी नेतृत्व वाले एनडीए के लिए कठिन सवाल। क्षेत्रीय पार्टियों को लगता है कि जो ओबीसी का ग्रुप है उसका उनको बेनिफिट मिल सकता है। वजह यह है कि जो ओबीसी ग्रुप है, जैसे यूपी में उसे 54% माना जाता है, बहुत से राज्यों में ये 70%, 72% तक है, लेकिन यूपी में 54% माना जाता है, इंक्लूडिंग मुस्लिम पिछड़ा जोड़कर 12% करीब मुस्लिम पिछड़ा यहाँ माना जाता है। उसको जोड़कर यहाँ 54% इसको माना जाता है। एक अभी बेस जो लिया जाता है वो 1931 की जनगणना के जो परसेंटेज है उसमें जातियों का परसेंटेज लिखा हुआ है कि कौन सी जात किस परसेंटेज में है, तो वो वहां से अभी भी लोगों को आइडिया एक मिलता है मोटे मोटे तौर पे। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि आज का दौर बहुत बदल चुका है। रीजनल पार्टियों को अभी लगता है जनगणना से फायदा है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है रीजनल पार्टियों में चूंकि परिवार का वर्चस्व है ज्यादातर रीजनल पार्टियों में, तो उनको नुकसान हो सकता है। जाति की राजनीति देश में हमेशा रही, परंतु 90 के दशक के बाद राजनीति ही दो ध्रुवों में बंट गई, एक हिंदुत्ववादी और दूसरी जातिवादी। मुलायम सिंह, लालू प्रसाद जैसे नेता जातिवादी राजनीति का सिरा पकड़कर आगे बढ़े और बीजेपी हिंदुत्व का ध्वज लेकर आगे बढ़ती गई। जातियों की राजनीति ने लंबे समय तक यूपी और बिहार जैसे हिंदी भाषी राज्यों में बीजेपी की जमीन कमजोर रखी। केंद्र में नरेंद्र मोदी युग प्रारंभ होने के पश्चात यूपी में बीजेपी को मजबूती मिली। बिहार अब भी बीजेपी के लिए संघर्ष की जमीन है। पूरा मजबूती के साथ इसका मुकाबला करना है और जीतेंगे हम ये लोग, जितना हम लोगों को कितना भी माथा पकड़। अरे ये बिहार है, बिहार। हम लोग पहले भी कहते कि उड़ती चिड़िया को हल्दी लगाना जानते हैं। आप इधर उधर कुछ भी करते रहिए, लेकिन बिहार में चलने वाला नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीजेपी ने राजनीति की रणनीति बदली। प्रधानमंत्री मोदी अपनी जाति भी बताते हैं और हिंदुत्व का रथ भी हाँकते हैं। बीजेपी की बारीक राजनीति जातियों के प्रबंधन की है और बड़ी राजनीति हिंदुत्व की, क्योंकि हिंदुत्व के छाते के नीचे जातियों के विभेद की रेखा भी क्षीण पड़ने लगती है। इस देश के बैकवर्ड समाज का सौभाग्य है कि देश की आजादी के बाद नरेंद्र मोदी जी के रूप में इस देश को पहला प्रथम बैकवर्ड प्रधानमंत्री मिला। ये आपको बर्दाश्त नहीं, इसे आप डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे हैं। ये आपकी परेशानी है, इस परेशानी को हम समझ सकते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने जिस तरह बीते कुछ ही दिनों में उज्जैन से काशी, काशी से अयोध्या सहित देश के कई मंदिरों में धार्मिक भ्रमण किया है, उसने हिंदुत्व की पिच पर बीजेपी के पांव मजबूती से जमा दिए हैं। अब सत्ता और विपक्ष के बीच लड़ाई जातियों की जमीन के लिए।
न जातीय गणना का विचार आज का है, न इसकी मांग आज की है। इसके पीछे एक लंबी सोच रही है, लेकिन जो सत्ता में पार्टियां रहती हैं उनकी कुछ अलग मजबूरियां हो जाती हैं। आज की परिस्थितियों में अगर राहुल गांधी ये बोलते हुए सुनाई देते हैं कि उनके ही दबाव पर नीतीश कुमार ने जातीय जनगणना का काम शुरू करवाया था और नीतीश इस बात को नकारते हैं, तो इन बातों के बीच भी ओबीसी राजनीति का एक बड़ा दांव छुपा है। आरक्षण इस देश में जब जब लागू हुआ श्वेता जी, तब भाजपा या जनसंघ का राज रहा। मंडल कमीशन को पास कराने में लालू जी का तो कोई रोल ही नहीं था। बीपी सिंह जी प्रधानमंत्री थे, 143 सांसद मात्र हुआ करते थे और 84 सांसद भारतीय जनता पार्टी का सरदेय अटल बिहारी वाजपेयी और आदरणीय अडवाणी जी के नेतृत्व में था। समर्थन दे के पास कराया गया। मंडल भी हम और कमंडल भी हम। बिहार में जब नीतीश कुमार एनडीए से अलग इंडिया गठबंधन की एकजुटता के धागे बुन रहे थे, उस समय बिहार में जातिगत सर्वेक्षण हुआ और परिणाम भी घोषित हुए। बिहार सरकार ने आरक्षण की नई नीति लागू की और बिहार में जाति राजनीति का एक नया मॉडल तैयार हो गया। 65 और 10 75 तो बचेगा 25। तो पहले 40 सबको फ्री था, अब 25 फ्री हो जाएगा। बिहार की सर्वे रिपोर्ट गठबंधन इंडिया की राजनीति का आधार थी। जैसे ही रिपोर्ट सार्वजनिक हुई, जातियों के हक, आरक्षण, संख्या, हिस्सेदारी जैसे मुद्दे गूंजने लगे। ओबीसी आरक्षण, महिला आरक्षण में आपने क्यों नहीं दिया? नरेंद्र मोदी जी, आप कहते हैं कि आप ओबीसी के लिए काम करते हैं, आप ओबीसी के नेता हैं, तो आपने महिला आरक्षण के अंदर के बीच में ओबीसी आरक्षण क्यों नहीं किया? तत्कालीन बिहार सरकार ने तुरंत स्थिति को भांपते हुए नई आरक्षण नीति भी लागू कर दी। एससी को 20%, एसटी को 2%, ओबीसी को 43% और ईडब्ल्यूएस को 10% आरक्षण का प्रावधान किया गया। इस तरह राज्य में 75% आरक्षण हो गया। कास्ट सेंसस से जो डेटा निकलेगा वो हिंदुस्तान की जनता को और पावर ट्रांसफर करने का तरीका है। मैं कह रहा हूं कि हिंदुस्तान के जो ओबीसी हैं, दलित हैं, ट्राइबल्स हैं, बाकी लोग हैं, महिलाएं हैं, उनको हमने ट्रांसफर ऑफ पावर करना है। उनके लिए हमें पावर ट्रांसफर करना है, उनके हाथों में पावर डालनी है। फाउंडेशन वो है और कास्ट सेंसस की जरूरत है। बीजेपी और संघ दोनों में गड़बड़ी है, नाकुर नुकुर कर रहे हैं। हाँ, हो जाए सर। समाजवादी पार्टी की मांग है जाति जनगणना, और हम तो कहेंगे कि जाति जनगणना हो और आबादी के हिसाब से हक और सम्मान मिले। कुमार सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं। हालांकि नीतीश ही अब एनडीए का हिस्सा बन चुके हैं और गठबंधन की स्थिति बिहार सहित पूरे देश में बिगड़ चुकी है। लेकिन बिहार में अगर गठबंधन इंडिया मजबूत रहता तो बीजेपी को निश्चित मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता था। बीजेपी जातियों को साधती है, परंतु उसका पारंपरिक वोटर सवर्ण समाज को अधिक माना जाता है। केंद्रीय स्तर की राजनीति के लिए बीजेपी की मुश्किल होती है सामान्य और पिछड़े, अति पिछड़ों के बीच सामंजस्य बिठाने की, लेकिन बीजेपी ने जाति जनगणना से बड़ी लकीर खींचने की कोशिश की। मेनली मुसलमान और कुछ जाति विशेष को ज्यादा तवज्जो देकर छोटी पिछड़ी जातियों को अन्याय करने का सवाल बार बार उठ रहा है। कई सारे छोटी पिछड़ी जातियों के डेलीगेशन भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को भी मिले हैं, आरजेडी के नेताओं को भी मिले, जेडीयू के नेताओं को मिले। मेरा तो आग्रह होगा कि सारे जो सवाल उठे हैं वो सवालों का समाधान तुरंत करना चाहिए। अपने राजनीतिक फायदे के लिए किसी भी जाति को अन्याय नहीं करना चाहिए। बीजेपी के बड़े नेताओं ने हर रैली या संबोधन में ओबीसी आयोग को संवैधानिक दर्जा देने की अपनी उपलब्धि को गिनाना शुरू किया। कांग्रेस को, मोदी को जितनी भी गालियां दीजिए, परमात्मा और मेरे देश की माताएं बहनें मोदी की रक्षा करेगी। लेकिन
ओबीसी को गाली देना बंद कीजिए। मोदी अगर ओबीसी हैं तो इसमें पूरी ओबीसी जाति का क्या गलती है भाई? मोदी जी जब पहली बार संसद के अंदर नेता चुने गए और कहा गया उनको भाषण करने के लिए, लिखा हुआ भाषण एक साइड पे रह गया। उन्होंने कहा 2014 में मेरी सरकार दलितों की सरकार है, आदिवासियों की सरकार है, पिछड़ों की सरकार है, महिलाओं की सरकार है। देश का गरीब मोदी जी को अपना नेता मानता है। देश का पिछड़ा, अति पिछड़ा, वंचित, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब सभी मोदी जी को अपना नेता मानता है, क्योंकि उनको मालूम है कि नरेंद्र मोदी हमारे लिए काम करते हैं, गरीबों की चिंता करते हैं। सरकार में ओबीसी वर्ग की भागीदारी की संख्या गिनाना शुरू किया। भारतीय जनता पार्टी के सांसद में 29%, 85 सांसद ओबीसी कैटेगरी के हैं और मंत्री, मान्यवर मंत्री भी 29 ओबीसी कैटेगरी के हैं। बीजेपी के ओबीसी एमएलए 1358 में से 365 है, 27% है। ये सभी ओबीसी का राग आलापने वालों से ज्यादा है। 3 आयोग किसने बनाए? आपको किसने रोका था उन तीनों आयोगों की रिपोर्ट लागू करने से? क्या विचार थे आपके? पहले आयोग की रिपोर्ट क्यों नहीं लागू की आपने? कालेकर कमेटी की रिपोर्ट आपने क्यों लागू नहीं की? और जब मंडल आयोग की रिपोर्ट लागू होनी हुई तो राजीव गांधी जी ने उसका विरोध किया था। यह किसी और ने विरोध नहीं किया था, राजीव गांधी ने इसका विरोध किया था। आज आप ओबीसी की बात करते हैं, जिस ओबीसी के आरक्षण लागू करने की बात और तीनों रिपोर्टों को जो आपके शासन में आई थी, जो आपके समय की थी, आपको लागू करने से किसने रोका था? ओबीसी वोटर्स हमेशा से राजनीतिक शक्ति के रूप में रहे। पिछले 2 लोकसभा चुनावों में इसे समझा जा सकता है। 2014 में बीजेपी के साथ 34% ओबीसी वोट थे। 2018 में बीजेपी की सरकार ने संविधान में 102वें संशोधन के पश्चात पिछड़ा आयोग को वैधानिक दर्जा दिया और इसका लाभ मिला। 2019 में बीजेपी के साथ 44% ओबीसी वोट आ गए, जबकि कांग्रेस के पास 2014 में और 2019 में 15% ही ओबीसी वोट रहे। अन्य दलों के साथ 2014 में 43% थे और 2019 में केवल 27% रह गए। साफ है कि केंद्रीय राजनीति में ओबीसी वोटर्स का बीजेपी पर विश्वास बढ़ता गया, बीजेपी मजबूत होती गई। अलग अलग राजनीतिक पार्टियां, अलग अलग उनका आकार, अलग अलग उनका विचार, लेकिन राजनीतिक पार्टियों के साथ जब एक जाति का वोट बैंक जुड़ जाता है तो बन जाते हैं वो समीकरण जो गठबंधन के जरिए अलग अलग जातियों को एक साथ जोड़ते हैं। 24 के चुनावों से पहले बनते बिगड़ते गठबंधन इसके ही सूचक हैं। हम तो बैकवर्ड क्लास के प्रधानमंत्री हम नहीं कह रहे, हम तो उनको प्रधानमंत्री ही कहेंगे, लेकिन वो हमेशा कहीं भी जाते हैं वो कहते हैं मैं बहुत गरीब हूं। तो ये गरीब फिर जनगणना क्यों नहीं कराता? ये गरीब गरीबों के लिए स्कीम क्यों नहीं बनाता? ये गरीब गरीबों को नहीं देख रहा, सिर्फ अमीरों को देख रहा। ये सरकार के लिए 4 जातियां सर्वोपरि है। जब देश के गरीब, देश के युवा, देश के किसान और देश की महिलाओं का विकास होगा, तभी देश का विकास होगा। विपक्षी दलों की राजनीति का जवाब देकर प्रधानमंत्री मोदी जातियों की नई परिभाषा जरूर गढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो इसकी सच्चाई भी अच्छी तरह समझते हैं। यही कारण है कि यूपी में अपना दल निषाद पार्टी और सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के साथ गठबंधन किया है। राष्ट्रीय लोकदल को भी एनडीए में शामिल कराने की बात चल रही है। बिहार में दरवाजा बंद होने की बात करके भी नीतीश को फिर से साथ जोड़ा। इसके अलावा बिहार में जीतन राम मांझी की हम पार्टी और लोक जनशक्ति पार्टी के दोनों घटक को जोड़ रखा है। साथ ही उपेंद्र कुशवाहा को भी शामिल रखा है।
इसी तरह हर विपक्षी दल के एजेंडे में जातिगत आरक्षण का मुद्दा है और वो मुख्य रूप से बयानों में सामने आता रहता है। जातीय जनगणना की मांग इस देश के लोगों से आ रही है और ये मांग पुरानी है। 2011 की जातीय जनगणना हुई है, उसी का डेटा सरकार रिवील कर सकती है। एक नई जातीय जनगणना की मांग है और मुझे ऐसा लगता है कि जब लोगों की मांग है, जब लोगों की पुकार है कि ये करना चाहिए, तो सरकार भाग क्यों रही है? सरकार क्यों नहीं इस पे अपना कमिटमेंट दिखा रही है? सुप्रीम कोर्ट में भी सरकार पहले हलफनामे में कहती है हम कराएंगे, फिर हलफनामा शाम तक बदल दिया जाता है। इससे सरकार की बदनीयत साफ होती है। और इस देश में 50 साल तक किसका रास्ता? कांग्रेस का ही रास्ता। तो कांग्रेस ने क्यों नहीं कराया? और देखिए 2010 में संसद के फ्लोर पर चिदम्बरम साहब केंद्रीय गृह मंत्री थे, उनका बयान है और चिदम्बरम साहब ने कहा कि ये व्यवहारिक तौर पर संभव नहीं है और जो रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया उसने इनकार कर दिया कि देश के स्तर पर गणना करना संभव नहीं है। दरअसल विपक्षी दल जहां जाति जनगणना के नाम पर खुले तौर पर पिछड़े और दलित वर्ग की राजनीति कर रहे हैं, इससे बीजेपी के साथ एक मुश्त सवर्ण वोट बैंक तो जुड़ ही रहा है। बाकी राज्यों में छोटे दलों के साथ सोशल इंजीनियरिंग के जरिए जातियों की राजनीति की काट भी तैयार हो रही। जाति जनगणना ये जिस तरह से फॉल्स लोगों के घरों में जाके साट रहा है, भाई जाति जनगणना कोई संवैधानिक चीज नहीं है। जो संविधान में जनगणना होता है वो हुआ है, होना चाहिए। जनगणना जाति जनगणना से कोई लाभ नहीं मिलेगा। ये जानबूझ करके लोगों को भ्रम पैदा करने का साजिश है। लालू यादव थे ना यहाँ पर मुख्यमंत्री, आरजेडी की सरकार थी ना, तो उनको किसने रोका था जातीय जनगणना कराने से? अब ये ज्ञान हुआ है। आजादी के बाद से सरकार अगर रही है किसी की तो वो कांग्रेस की रही है। तो अगर उन्होंने सबको बराबर से दर्जा दिया, बराबर का हिस्सा दिया, सबके साथ, किसी के साथ उन्होंने पक्षपात नहीं किया, तो उसमें ओबीसी दिखाई कहाँ दे रहा है? चुनावों का समय है और जातियों को लेकर राजनीति सिर्फ केंद्र स्तर पर ही नहीं चल रही बल्कि राज्य स्तर पर भी खूब चल रही और लाभ हानि के समीकरण बिठाए जा रहे हैं। महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण की मांग जब तब तूल पकड़ती रहती है। इन दिनों यह महाराष्ट्र की राजनीति का मुख्य मुद्दा है। इसको लेकर शिंदे सरकार के अंदर भी मतभेद, मनभेद पनप रहे। केंद्र सरकार की नौकरी में ओबीसी वर्ग के लिए आरक्षण की मांग को लेकर राजस्थान के भरतपुर और धौलपुर में जाट आंदोलन चल रहा है। इसको लेकर भी खूब सियासत चल रही है। राजस्थान में कुशवाहा समाज भी 12% आरक्षण की मांग न माने जाने की सूरत में लोकसभा चुनावों के बहिष्कार का मुद्दा उठा रहा है। ओबीसी वोटरों के मिजाज को समझने के लिए ओबीसी वर्ग को समझना भी जरूरी है। अलग अलग जातियां इसमें आती हैं और अलग अलग जातियां अलग अलग विचार के साथ वोट करती हैं। अब इसमें भी न केवल पिछड़ा वर्ग बल्कि अति पिछड़ा वर्ग भी शामिल है। यदि भाजपा जातिवार गणना नहीं कराती, समाजवादी पार्टी जब भी सत्ता में आएगी तो जातिवार गणना समाजवादी पार्टी कराएगी। आजादी के 75 साल में जो वंचित हैं, इनको हिस्सा न मिलने का कारण सिर्फ जातिवार जनगणना का न होना। जातिवाद की हवा में नेता पनपते हैं और राष्ट्रीय फलक पर अपनी भूमिकाएं बनाने में सफल इसीलिए हो जाते हैं क्योंकि सत्ता के सिंहासन के पाए हमेशा से ही जातियों की जमीन में गड़े। जातियां अपने नेता को चुनती हैं और नेता अपनी जातियों के मुद्दों को। संख्या बल के आधार पर देश में ओबीसी वर्ग को सबसे बड़ा माना गया। अगर मौजूदा चुनावों में ओबीसी आरक्षण या ओबीसी हितों के मुद्दे मुखरता से सुनाई दे रहे हैं तो ये ओबीसी वर्ग की वोट शक्ति के कारण। आंकड़ों के अनुसार ओबीसी वर्ग का निर्माण एक वोट बैंक के तौर पर तो हो गया, लेकिन क्या ओबीसी वोट एक मुश्त होकर किसी एक दल के साथ जाते हैं? बिहार को जातिवादी राजनीति के प्रदेशों में अग्रणी माना जाता है। उसी के उदाहरण से ओबीसी वोट बैंक की संरचना समझते हैं। बिहार में कुर्मी और यादव दोनों ही ओबीसी वर्ग में हैं। यादव जहां लालू यादव के पक्ष में वोट करते हैं तो कुर्मी समाज पर नीतीश का प्रभाव रहता है। 2020 के बिहार विधानसभा चुनावों में यादवों का वोट 83% महागठबंधन के पक्ष में गया, 5% एनडीए के हिस्से में।
एलजेपी को मिला 2%, कुशवाहा के गठबंधन जीडीएसएफ को 3% और अन्य के खाते में 6% गया। कुर्मियों का वोट महागठबंधन को 11% मिला, 81% एनडीए को, 3% एलजेपी को, जीडीएसएफ को 1% से भी कम और 5% अन्य को वोट मिले। कोयरी जाति का वोट 16% महागठबंधन को, 51% एनडीए को, 6% एलजेपी को, 8% जीडीएसएफ को, 18% अन्य के खाते में गया। अति पिछड़ा वर्ग यानी ईबीसी का 18% वोट महागठबंधन को मिला, 58% वोट एनडीए को, एलजेपी को 4%, 3% वोट कुशवाहा की पार्टी को, वहीं 18% अन्य के खाते में आए। सरकार का यह दावा कि हमने जातीय सर्वे करा लिया है, किस आधार पर जातीय सर्वे हो गया? मुझको पूरी आशंका है कि फिर जात की गिनती जिस तरह से आंकड़े जुटाए गए आनन फानन में, उसी तरह से आर्थिक सर्वे में भी बड़े पैमाने पर सरकार की ओर से गड़बड़ी आएगी। यह बात बिल्कुल साफ है। बहुत लोगों की जो जनसंख्या है बहुत कम दिखलाई गई है और कुछ लोगों की जनसंख्या बहुत ज्यादा दिखलाई गई है, तो इसको भी देखने की जरूरत है। खास करके शेड्यूल कास्ट दलित वर्ग के लोगों का घर में गणक लोग नहीं गए हैं और 25% उनकी जनसंख्या सामने नहीं आई है। राज्यों के हिसाब से भी इसके लीडर और पार्टियों के प्रति झुकाव बदलता रहता है। जैसे उत्तर प्रदेश के अंदर यादवों के नेता पहले मुलायम और अब अखिलेश माने जाते हैं। यही नहीं, किसी राज्य में कौन सी जाति ओबीसी कैटेगरी है, ये भी उसकी जनसंख्या और उसकी सामाजिक स्थिति पर निर्भर करता है। आंकड़ों और ओबीसी वोट पैटर्न से स्पष्ट होता है कि भारतीय राजनीति में जातिवाद की जड़ें तो गहरी हैं, लेकिन ओबीसी का वोट जाति, क्षेत्र और नेता के नाम पर अलग अलग राज्यों में अलग अलग पार्टियों को जाता है। देश में मंडल की राजनीति का दौर अलग चला और कमंडल की राजनीति का दौर अलग चला, लेकिन ऐसा लग रहा है कि आज की तारीख में मंडल और कमंडल की राजनीति साथ साथ चल रही है। एक तरफ राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा, जहां पर पूरा देश एक सुर में कहता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलग अलग कामों में वो सबसे ज्यादा राम मंदिर को याद रखेंगे, तो दूसरी तरफ जातीय जनगणना की बातें और ओबीसी आरक्षण की मांग। मौजूदा समय में 42% लोग ये मानते हैं कि श्री राम लला मंदिर का निर्माण प्रधानमंत्री मोदी के कार्यकाल की सबसे बड़ी उपलब्धि है और 59% लोग देश के ये चाहते हैं कि देश में जाति जनगणना होनी चाहिए। इन दो आंकड़ों को देखिए, ये आंकड़े ही देश का मिजाज है और इन आंकड़ों के इर्द गिर्द ही लोकसभा चुनावों की राजनीति चल रही है। यानी इस दौर को 90 के दशक वाली मंडल कमंडल राजनीति का पार्ट 2 कहा जा सकता है। नरेंद्र मोदी इस देश के प्रधानमंत्री, कोर्ट के जजमेंट को भी जय पराजय की जगह सबकी मान्य न्यायालय के आदेश में परिवर्तित करने का काम मोदी जी के दूरदर्शी विचार ने। जातीय जनगणना हमने कर दिया, ये पूरा देश भर में होना चाहिए। इससे पूरे देश के गरीबों को, दलितों को, सबको लाभ होगा और सबको वाजिब हक मिलेगा। 3 दशक बाद मंडल कमंडल पार्ट 2 है जरूर, लेकिन इसमें काफी अंतर आ चुका है। किरदार पुराने हैं, कहानी में कई ट्विस्ट शामिल हैं। मंडल और कमंडल की लड़ाई में पहली बार कांग्रेस सीधे तौर पर शामिल है। कांग्रेस जातीय जनगणना की मांग अब खुलकर कर रही है। कांग्रेस क्षेत्रीय दलों के साथ बने गठबंधन में भी शामिल है। कभी कमंडल की लड़ाई में बीजेपी के साथ रहने वाली शिवसेना उद्धव ठाकरे अब मंडल की लड़ाई लड़ रही है। बाला साहब ठाकरे के सियासी वारिस उद्धव भी जाति आधार पर हिस्सेदारी देने का समर्थन कर रहे हैं। मंडल कमीशन के सूत्रधार माने जाने वाले रामविलास पासवान के सियासी वारिस अब कमंडल खेमे में हैं। लोक जनशक्ति पार्टी के चिराग और पशुपति गुट अब एनडीए का हिस्सा है। मंडल बनाम कमंडल की इस लड़ाई में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वर्तमान में बीजेपी की मजबूत सरकार केंद्र में है। 1990 में जनता पार्टी की सरकार थी, उस वक्त कांग्रेस काफी मजबूत स्थिति में थी।
अयोध्या में श्री राम लला विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा का मुद्दा इस समय जन भावनाओं से जुड़ा है। अयोध्या को लेकर इसी भाव ने 90 के दशक में भी बीजेपी को काफी मजबूती दी थी। 6 दिसंबर 1992 को विवादित ढांचा गिरने के बाद कई राज्यों में बीजेपी की राजनीति में बड़ा उछाल आया। 1991 के आम चुनाव में बिहार में बीजेपी की 5 सीटें थीं, जो 1996 में बढ़कर 18 हो गईं। कर्नाटक में 1991 में बीजेपी को 4 सीटें मिली तो 1996 में ये सीटें बढ़कर 6 हुई। मध्य प्रदेश में 12 से बढ़कर 27, महाराष्ट्र में 5 से 18, उत्तर प्रदेश में 51 से बढ़कर 52, हरियाणा में इन 5 सालों में बीजेपी की सीटें 0 से बढ़कर 4 हो गईं। कमंडल लहर पर सवार बीजेपी इन राज्यों के अलावा छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड जैसे राज्यों में भी अपनी बेहतर स्थिति की उम्मीद लगाए। मुझे आशा ही नहीं विश्वास है कि हम सब लोग आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में लोकसभा के 2024 के चुनाव में हम यशस्वी भी होंगे और जो हमारा पुराना रिकॉर्ड टैली है उससे कहीं अधिक सीटों के साथ आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में हम चुनाव जीत करके आएंगे। विपक्ष को उम्मीद है कि जातियों और जाति जनगणना का मुद्दा उन्हें कई राज्यों में संजीवनी बूटी का काम दे सकता है। विपक्ष इस आधार पर केरल, तमिलनाडु, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, हरियाणा, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, राजस्थान में बेहतर स्थिति का अनुमान लगा रहा है। चाहे वो ओबीसी हैं या ना हैं, हिंदुस्तान के 50% लोग, तकरीबन 50% लोग ओबीसी वर्ग के हैं। दलित 15% हैं, आदिवासी 8% हैं। हम चाहते हैं कि जाति जनगणना हो। हम चाहते हैं जिसकी जितनी आबादी है देश को पता लगे। आज ओबीसी वर्ग को ये नहीं मालूम कि ओबीसी कितने हैं देश में। ये ज़रूरी क्यों है? क्योंकि अगर हम इनको भागीदारी देना चाहते हैं तो सबसे पहले इनकी गिनती होनी है। तो प्रधानमंत्री जो भी कहना चाहते कहें, मगर जाति जनगणना जल्दी से कर दें। दिलचस्प ये है कि मंडल कमंडल के नए दौर में बीएसपी जैसी पार्टी ने खामोशी अख्तियार कर रखी है। वो तटस्थ है और इसी वजह से यूपी के खेल में विपक्ष का पलड़ा हल्का और हल्का होता जा रहा है। वहीं जयंत चौधरी भी विपक्ष को झटका दे चुके हैं। आप भाजपा के साथ हाथ मिला रहे हैं। देखिए, कोई कसर रहती है। आज मैं किस मुंह से इनकार करूंगा आपके सवाल। चुनावी हवा चल रही है। कौन किस शाख पे जा बैठे कौन जाने। चुनावों में समय कम बचा है, लेकिन अगला पल क्या कहानी बदल जाए कोई नहीं कह सकता। अभी राजनीति के कई और रंग देखने को मिल सकते हैं।